एक बहुत ही टिपिकल पॉलिटिकल सीन कंसिडर करते हैं आज। मतलब एक नेताजी हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टी ए के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। जनता उस कैंडिडेट को देखती है और उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी को समझती है और फिर उन्हें भारी वोटों से जिता देती है। सही बात है। और रिजल्ट आते ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है। जीतने के अगले ही दिन वो नेताजी पार्टी ए छोड़कर पार्टी बी ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक आम स्टूडेंट या एक ऑब्जर्वेंट वोटर के नजरिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि क्या ये लीगली अलाउड है। जनता ने जो अपना कीमती वोट उस पार्टी के नाम पर दिया था, उस मैंडेट का आखिर हुआ क्या? यहाँ तो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एग्जैक्टली और इसका जवाब हम आगे देंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस डीप डाइव में हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स की एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट को समझेंगे। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के रूल्स और मैकेनिज्म्स को डिटेल में डिकोड करेंगे। और उन सभी लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को भी सिंपल इंग्लिश में ब्रेक डाउन करेंगे, है ना? बिल्कुल, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस एनालिटिकल एप्लीकेशन तक सब कुछ परमानेंटली याद हो जाए एग्जाम के लिए। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की इस विशाल किताब में ये लॉ किस जगह पर फिट होता है। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चरल लोकेशन नहीं पता होगी, इस लॉ का फाउंडेशन समझ नहीं आएगा। वही तो। अब यहाँ एक आम सवाल उठता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स क्यों हैं, जबकि आर्टिकल्स तो पहले से मौजूद हैं। असल में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और अब ये गिनती और भी बढ़ चुकी है। तो अगर स्टेट्स की लिस्ट या यूनियन टेरिटरीज के बॉर्डर्स, सैलरीज, ओथ्स और ऐसी सारी लंबी लिस्ट्स को डायरेक्ट आर्टिकल्स के अंदर ही डाल दिया जाता तो क्या होता? तो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट इतना बल्कि और कॉम्प्लेक्स हो जाता कि उसे पढ़ना और इंटरप्रेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए क्लीन स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट्री डिटेल्स को इन 12 शेड्यूल्स में प्रॉपर्ली कैटेगराइज किया गया। ये आर्किटेक्चरल डिवीजन का लॉजिक तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इन 12 शेड्यूल्स को क्रोनोलॉजिकली याद रखना अक्सर एक नाइटमेयर लगता है स्टूडेंट्स को। इसीलिए इसको परमानेंटली लॉक करने के लिए मेरे पास एक सिंगल सेंटेंस की ट्रिक है। ओह वाओ, अच्छा बताइए कौन सी ट्रिक है वो? ट्रिक ये है कि मैप में मनी, ओथ और सीट्स, ट्राइबल और नॉर्थ ईस्ट लिस्ट्स और लैंग्वेजेस, लॉज और डिफेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ये एक सेंटेंस याद कर लिया तो पूरे 12 शेड्यूल्स मुट्ठी में। ये तो बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। इसे जरा स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। सीक्वेंस नंबर 1 है मैप, यानी फर्स्ट शेड्यूल डील करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनके बॉर्डर्स से। और नंबर 2 पर आता है मनी। तो सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की सैलरीज और अलाउंसेस की लिस्ट होती है। और यहाँ लॉजिकल कनेक्शन ये है कि जब ऑफिस अज्यूम किया जाता है तो सैलरी के बाद ओथ की बात आती है, इसलिए थर्ड शेड्यूल है ओथ। यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के लिए ओथ्स और एफर्मेशंस के एग्जैक्ट फॉर्मेट्स दिए गए हैं। समझ गई। उसके बाद चौथा शेड्यूल बात करता है सीट्स की, यानी राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सीट्स का एलोकेशन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा में स्टेट्स को इक्वल सीट्स नहीं मिलती हैं, बल्कि ये एलोकेशन पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। एकदम एग्जैक्ट फ्रेमवर्क पकड़ा आपने। उसके बाद नंबर 5 है ट्राइबल, जो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। और नंबर 6 है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आगे बढ़ें तो 7th शेड्यूल है लिस्ट्स, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स को यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। और फिर नंबर 8 है लैंग्वेजेस, नंबर 9 है लॉज और नंबर 10 है डिफेक्शन, जो हमारा आज का कोर फोकस भी है। फाइनली 11 और 12 डील करते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से। ये कैटेगराइजेशन स्ट्रक्चर तो हमने बहुत सिस्टमैटिकली समझ लिया, लेकिन इस ब्लूप्रिंट को थरोली ग्रास्प करने के लिए कुछ कॉमन लीगल ट्रैप्स और मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना जरूरी है। मतलब वो पॉइंट्स जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा टेक्निकल एरर्स होते हैं। हाँ, जैसे ट्रैप नंबर 1 की बात करें तो स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि छठा शेड्यूल सारे ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई होता है देश में। एग्जैक्टली, जो कि एक फैक्चुअल एरर है। चौथा शेड्यूल स्पेसिफिकली सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर ही अप्लाई होता है। इसे ध्यान से नोट कर लें।
इसके अलावा देश के बाकी ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन 5वें शेड्यूल के अंडर आता है। यानी 5वां शेड्यूल एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है और चौथा शेड्यूल सिर्फ इन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्जाम ट्रैप नंबर 2 पर। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिस्ट की गई हैं। यहां बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इनमें से नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। फैक्ट ये है कि इन 22 को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं किया है। और सबसे बड़ा टेक्निकल ट्रैप नंबर 3 जुड़ा है 9th शेड्यूल के साथ। ओरिजिनली जब लॉज 9th शेड्यूल में इंसर्ट किए जाते थे तो उन्हें कोर्ट्स में चैलेंज करने से एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है ना? आईआर कोएलो केस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ, 2007 में आईआर कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी। कोर्ट ने क्लियर किया कि 24 अप्रैल 1973, जो कि केशवानंदा भारती केस की डेट है, उसके बाद 9th शेड्यूल में डाले गए किसी भी लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेसिस पर टेस्ट किया जा सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए टेस्ट हो सकता है। तो आईआर कोएलो 2007 का प्रिंसिपल बहुत ही फंडामेंटल है। द कोर लीगल टेक अवे हियर इज कि जुडिशियल रिव्यू को कंप्लीटली बाईपास नहीं किया जा सकता। सही बात है। अब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह 12 शेड्यूल्स का पूरा लैंडस्केप अब सेट हो चुका है और सीक्वेंस के हिसाब से जो 10वें नंबर पर आता है डिफेक्शन। अब इस डीप डाइव के मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। ये डिफेक्शन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म आखिर क्या है और 10th शेड्यूल इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करता है? देखो, डिफेक्शन का एक सिंपल लीगल मीनिंग है किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अलीजेंस या वफादारी चेंज करना। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1967 के आसपास हरियाणा पॉलिटिक्स में एक फेमस फ्रेज शुरू हुआ था, आया राम गया राम। ओ हाँ, मैंने सुना इसके बारे में, जहां एक एमएलए ने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। बिल्कुल, ऐसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म की वजह से पूरे देश में इंस्टेबिलिटी का एक नया दौर शुरू हो गया। सरकारें रातों रात गिरने लगीं। इस सिवियर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया है ना, तो इसका मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसे स्ट्रिक्टली बाद में ऐड किया गया। एकदम सही। और इस मैकेनिज्म को एनफोर्स करने के लिए 2 क्रिटिकल आर्टिकल्स अमेंड किए गए। आर्टिकल 102 क्लॉज 2, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन सेट करता है, और आर्टिकल 191 क्लॉज 2, जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स यानी एमएलएज पर अप्लाई होता है। रूल्स तो एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन इलेक्टेड मेंबर एक्चुअली डिस्क्वालीफाई होगा कब, इसका पता कैसे चलेगा? उसके लीगल ग्राउंड्स क्या हैं? इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एनालिटिकल फ्रेमवर्क यूज किया जा सकता है। एक सुपर ट्रिक है VWIAM। VWINM। अच्छा, इस फॉर्मूला को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला ग्राउंड है V। जी। V स्टैंड्स फॉर वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप। इसका सीधा सा ट्रांसलेशन ये है कि अगर कोई मेंबर खुद अपनी मर्जी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। यहाँ एक बहुत ही नुआंस्ड लीगल पोजीशन आती है, जो रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में क्लैरिफाई हुई थी। सवाल ये था कि क्या वॉलंटरली गिविंग अप का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर साइन करके देना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या व्यू लिया? सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी कि नहीं, फॉर्मल रेजिग्नेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव का कंडक्ट यानी उसका बर्ताव भी काफी है ये प्रूव करने के लिए कि उसने अलीजेंस बदल ली है। मतलब अगर एक एमएलए जीतने के बाद ओपनली ऑपोजिशन पार्टी की रैली में शामिल हो रहा है या उनके पॉलिसीज को ऑफिशियली एंडोर्स कर रहा है, तो वो फंस जाएगा। बिल्कुल। या फिर गवर्नर के पास जाकर अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लेटर दे रहा है, तो इस कंडक्ट को वॉलंटरीली गिविंग अप ही माना जाएगा। तो कोर एग्जाम पॉइंट यही है कि अंडर रवि नायक 1994 वॉलंटरीली गिविंग अप इज इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट। ये कंडक्ट वाला पॉइंट रियलिटी में बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई होता है देखा जाए तो। अब इस सुपर ट्रिक के दूसरे लेटर पर आते हैं, जो है W। W स्टैंड्स फॉर व्हिप ब्रीच। व्हिप तो एसेंशियली पार्टी का एक ऑफिशियल आदेश होता है। सही कहा। अगर कोई मेंबर हाउस फ्लोर पर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर वोट करता है या फिर वोटिंग से एब्सटेन करता है, तो ये 10th शेड्यूल का डायरेक्ट वायलेशन माना जाता है।
मतलब डिलिबरेटली वोट ना करना भी डिफेक्शन है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन भी तो है ना? हाँ, एक बचाव है। अगर पार्टी चाहे तो उस मेंबर के इस एक्शन को 15 दिन के अंदर फॉर्मली कंडोन यानी माफ कर सकती है। अगर पार्टी ने कंडोन कर दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड वहीं नलीफाई हो जाता है। ये पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल लगता है। अब तीसरे लेटर पर फोकस करते हैं जो है आई। आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट। अगर कोई कैंडिडेट एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे 10th शेड्यूल के अंडर तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके ठीक बाद आता है चौथा लेटर एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनेटेड। जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, अगर वो 6 महीने का वक्त गुजारने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक सेकंड रुको, यहाँ एक बड़ा लॉजिकल पुशबैक बनता है। एक इंडिपेंडेंट नेता अगर जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करे तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन एकदम इमीडिएट हो जाती है। लेकिन एक नॉमिनेटेड मेंबर को पार्टी ज्वाइन करने के लिए 6 महीने का स्पेशल विंडो क्यों दिया गया है? ये थोड़ा अजीब नहीं है कि एक ही लॉ में 2 रूल्स हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन देखने में लगता जरूर है, पर इसके पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग बहुत सॉलिड है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ता है तो उसका मेन अपील यही होता है कि उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जनता उसकी इस नॉन पार्टिजन इमेज पर ही वोट करती है। तो जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करना सीधा जनता के मैंडेट का धोखा हो गया? एग्जैक्टली। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स यूजुअली स्पेसिफिक फील्ड से आते हैं, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर। उन्होंने किसी पार्टी लेबल के अगेंस्ट जनता से वोट नहीं मांगा होता। जब वो पार्लियामेंट या असेंबली में आते हैं तो उन्हें सिस्टम समझने और अपना आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट तय करने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड दिया जाता है। अच्छा, इसलिए वो 6 महीने का विंडो रखा गया है ताकि वो फिगर आउट कर सकें। पर 6 महीने क्रॉस होने के बाद उन्हें उसी स्टेटस पर रहना होगा, वरना लॉ स्ट्रिक्टली अप्लाई होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक पूरी तरह सेंस मेक करता है। बिल्कुल। तो VWIM फ्रेमवर्क के 4 एलिमेंट्स क्लियर हो गए, लेकिन M अभी भी बचा है। क्या लीगली कोई ऐसा रास्ता है जहां एक MLA या MP अपनी पार्टी छोड़ दे और उसकी कुर्सी ली ना जाए? हाँ, और यही इस लॉ का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। M स्टैंड्स फॉर मर्जर। अगर एक लेजिस्लेटिव पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 मेंबर्स एक साथ डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना है तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होती। इसका फंडामेंटल लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसे एक अकेले नेता का लालच नहीं माना जा सकता। इसे एक मैसिव आइडियोलॉजिकल शिफ्ट या पार्टी के अंदर का बड़ा स्ट्रक्चरल डिवीजन कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक समय पर रूल्स इससे थोड़े अलग थे। हिस्ट्री चेक करें तो पहले एक और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था जिसे स्प्लिट कहते थे, जिसमें रूल था कि अगर पार्टी का सिर्फ 1/3 यानी 1/3 हिस्सा भी अलग हो जाए तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती थी। वो 1/3 का रूल आखिर कहाँ गया? ये पॉइंट लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। ओरिजिनली 1985 में जब लॉ लाया गया तब स्प्लिट का एक्सेप्शन था जहां 1/3 मेंबर्स को प्रोटेक्शन थी, पर रियलिटी में इसका भयंकर मिसयूज शुरू हो गया। मतलब रिटेल डिफेक्शन जहां 1-2 नेता जाते थे वो तो बंद हो गया, पर होलसेल डिफेक्शन शुरू हो गया। बल्क में नेताओं को खरीदना और तोड़ना आसान हो गया। वही तो, इस लूप होल को परमानेंटली क्लोज करने के लिए पार्लियामेंट ने 2003 में 91वां यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इस अमेंडमेंट ने 1/3 स्प्लिट एक्सेप्शन को कंप्लीटली हटा दिया। अब स्ट्रिक्टली सिर्फ 2/3 मर्जर ही वैलिड है। तो मेमोरी लॉक बिल्कुल क्लियर है सबके लिए। 1/3 स्प्लिट मतलब गया और 2/3 मर्जर मतलब वैलिड। वैसे इस 91st अमेंडमेंट ने पॉलिटिकल करप्शन रोकने के लिए कुछ और ड्रास्टिक मेजर्स भी तो इंट्रोड्यूस किए थे। हाँ, बहुत जरूरी मेजर्स थे। इसका पर्पस सिर्फ डिफेक्शन रोकना नहीं था, बल्कि उसका जो लालच होता है यानी मंत्री पद का इंसेंटिव, उसे ही खत्म करना था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 क्लॉज 1B, उसके बाद 164 क्लॉज 1B और 361B इंट्रोड्यूस किए गए। जिसका असर ये हुआ कि अगर कोई डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई होता है तो वो बची हुई टर्म के लिए कोई भी मिनिस्टीरियल या रेम्यूनरेटिव पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। रातों रात मंत्री बनने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। पर देखो, मैकेनिज्म तो काफी स्ट्रिक्ट लग रहा है पेपर पर, लेकिन यहाँ से एक नया डाउट और प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। रूल चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट लिखे हो, ग्राउंड रियलिटी में हाउस के अंदर डिसाइड कौन करेगा कि किसने रूल तोड़ा, और क्या उसका फैसला पत्थर की लकीर है?
10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये फाइनल डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है, यानी लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन और स्टेट्स में वहां के अपने स्पीकर या चेयरमैन। डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला उन्हीं के हाथ में होता है। जरा इमेजिन करो इस सिचुएशन को। स्पीकर तो खुद किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत कर आता है, उसकी लॉयल्टी अपनी पार्टी की तरफ होती ही है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमेशा इम्पार्शियल और अनबायस्ड रहेगा, खासकर तब जब मामला उसकी ही पार्टी का हो? अगर उन्होंने इनहेरेंटली बायस फैसला दे दिया तो डेमोक्रेसी क्या करेगी? यही एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था इस लॉ के सबसे लैंडमार्क केस में, कि होटो हलोहन वर्सेस जाशिलियो 1992। इस केस में सेंट्रल इशू यही था कि क्या स्पीकर का डिसीजन फाइनल है और जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीटली इम्यून है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कैसे अपहोल्ड किया? कोर्ट ने एक बहुत ही फाइन बैलेंस क्रिएट किया। उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को अपहोल्ड करते हुए कहा कि लॉ ठीक है, पर उन्होंने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया कि जब स्पीकर इस पिटीशन पर सुनवाई करता है तब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं बल्कि एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करता है। अच्छा, और क्योंकि वो एक ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो उनका फैसला ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाएगा, है ना? एकदम परफेक्टली पुट। अगर डिसीजन मैलिफाइड है, आर्बिट्रेरी है या नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं। तो एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है कि कीहोटो होलोहान एस्टैब्लिश्ड दैट 10th शेड्यूल डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद भी ग्राउंड लेवल पर और भी लीगल कंट्रोवर्सीज आई हैं, खासकर डिलेज को लेकर, जो अक्सर न्यूज में रहती हैं। हाँ, राजेंद्र सिंह राणा 2007 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर स्पीकर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स को इग्नोर करे या बायस्ड एक्ट करे तो कोर्ट इंटरवीन करेगी। पर सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मुद्दा था प्रोलॉन्ग डिले का। मतलब स्पीकर इंटेंशनली सालों तक फैसला ही नहीं लेते ताकि सरकार बची रहे। वही एग्जैक्टली। इस लूपहोल को केशव मेघाचंद्र सिंह 2020 केस में कोर्ट ने स्ट्रांगली एड्रेस किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्पीकर को रीजनेबल टाइम में डिसीजन लेना चाहिए, जो आइडियली 3 महीने के अंदर होना चाहिए। इसने अनअकाउंटेबल डिलेज पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगा दी। ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क और अमेंडमेंट्स बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन एक फिलोसफिकल पुशबैक यहाँ मैं देना चाहूंगी। आखिर इस लॉ का एक्चुअल मिशन और इंटेंशन था क्या? 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। पहला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाकर गवर्नेंस को स्मूथ करना। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग यानी पॉलिटिकल बार्गेनिंग और पैसों के जोर पर नेताओं को खरीदना रोकना। तीसरा, पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक मैंडेट को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए जनता ने वोट दिया है। ये आर्ग्यूमेंट्स तो मजबूत हैं अपनी जगह, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। अगर हर इम्पोर्टेंट मुद्दे पर नेताओं को अपनी पार्टी का व्हिप ही मानना पड़ेगा, तो उस नेता की अपनी इंडिपेंडेंट आवाज का क्या होगा? अगर उसे अपने वोटर्स के इंटरेस्ट में डिसेंट करना है या विरोध करना है, तो ये लॉ उसे रोक देगा। क्या ये असली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है कि पार्लियामेंट बस एक वोटिंग मशीन बन जाए? ये एनालिसिस बहुत डीप और एक्यूरेट है, और यही इस लॉ का सबसे बड़ा डिबेट है। पार्टी डिसिप्लिन वर्सेस इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव फ्रीडम। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में दोनों जरूरी हैं। पार्टी को गवर्न करने के लिए नंबर्स चाहिए, पर रिप्रेजेंटेटिव को बोलने की आजादी भी चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंस बना हुआ है आज तक। इस पूरे डीप डाइव की शुरुआत में जो मैंने एक हाइपोथेटिकल सीन सेट किया था, उस पर वापस आते हैं। वो नेता जो पार्टी ए से जीतकर पार्टी बी में गया था, उसके साथ लीगली क्या होगा अब? अगर वो अकेला गया है तो WYWIM फ्रेमवर्क के हिसाब से वो सीधा V यानी वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उसकी कुर्सी तभी बचेगी जब वो 2/3 यानी 2/3 मर्जर रूल के अंडर अपने साथ बाकी MLAs को ले जाए। बिल्कुल सही। तो एक 30 सेकंड रैपिड रिवीजन कर लेते हैं सब समराइज करने के लिए। नंबर 1, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू। नंबर 2, पुराना 1/3 स्प्लिट रूल रिमूव किया गया 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू, और अब सिर्फ 2/3 मर्जर वैलिड है। और नंबर 3, डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल डिसीजन स्पीकर लेता है, पर कीहोटो होलोहान 1992 केस के बाद से ये डिसीजंस कंप्लीटली जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। लीगल फ्रेमवर्क के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। पर एंड करने से पहले मैं एक थॉट छोड़ना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, बताएं। एंटी डिफेक्शन लॉ जनता के मैंडेट को तो बचाता है,
लेकिन सोचिए, क्या इसने पार्टी हाई कमांड को इतना पावरफुल बना दिया है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी यानी पार्टी के अंदर का लोकतंत्री खतरे में पड़ गया है? इस बारे में खुद रिसर्च करना और सोचना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और 31 अगस्त 2026 से न्यू सीरीज के एपिसोड्स आएंगे तो बेल आइकन जरूर दबाएं।